हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से स्वागत है आप रिफाइनर एकेडमी में। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखेंगे तो 3 से 4 नंबर का आपका इससे सवाल आपको श्योर मिलेगा, श्योर। ओके। सो ये चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, यानी पर्यावरणीय रसायन से। आप लोग देखे होंगे कि ओजोन लेयर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा जाता है। सो ये सभी टॉपिक जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सभी रिलेटेड हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। ओके। सो इस चैप्टर में हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? हर एग्ज़ाम के लिए। ऑल इंडिया में जितना भी एग्ज़ाम होता है वो सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड नीट में अगर आईआईटी देते हैं उसमें भी, मेंस देते हैं उसमें भी, या बोर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे इधर आपका सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो। और उसके साथ में आप रेलवे वगैरह का अगर फॉर्म फिलअप किए हो तो उसमें भी ये सब पूछा जाता है। ओके। सो यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, खासकर यूपीएससी एग्ज़ाम में। यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो भी कंडक्ट कराते हैं उसमें ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है पूछा जाता है। सो हम लोग आज ये जो सेशन है पूरा अच्छे से इसको हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे ताकि इतने अच्छे से इसको समझ लिया जाए कि इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, या कोई सा भी पॉइंट अगर कहीं पे आपको न्यूज़पेपर में या फिर कहीं पे मिलता है तो आपको कोई उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये अच्छा इससे रिलेटेड टॉपिक है। ओके। ये टॉपिक समझिए इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है कि आज देखेंगे पूरी दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, इतना ज़्यादा भूवैश्विक तापन जितना भी ये वगैरह बढ़ रहा है, ठीक है, बाढ़ आ रहा है, सुनामी आ रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। और इसमें उन सब चीज़ों के बारे में मेंशन किया हुआ है जो इंसान ने अपनी सुविधाओं के लिए बनाया है, परंतु वो कालांतर में चल के इंसान के लिए ये विनाशकारी हुए हैं। इंसान ही नहीं वरन जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हुए हैं। तो हम लोग जब इस पर्यावरणीय रसायन को अच्छे से जब पढ़ पाएंगे तो भविष्य में आने वाली सुविधाओं को देखेंगे, उसको जांच परख के ही उसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर आप सही से केमिस्ट्री के बारे में, उनके रसायन जो जो भी कंपोनेंट वगैरह हैं उनके बारे में सही जानकारी नहीं होगी तो आप मानव एक जो सभ्यता है उसके विनाश की ओर बढ़ सकते हैं। ओके। तो बहुत काल में कई ऐसी रसायन का यूज किया गया है जिसमें आप लोग देखेंगे कि बहुत से ऐसे हैं कि जो बाद में चल के कैंसरकारी बने, ठीक है, तो फिर बाद में इस पर रोक लगी, तो बहुत से ऐसे विषैले रसायन का यूज किया गया। ओके। बाद में अभी भी देखोगे गवर्नमेंट ये जो रासायनिक उर्वरक वगैरह है उसको ख़त्म करने की मांग कर रही है कि इसको ख़त्म करके जैविक खाद वगैरह यूज किया जाए, ठीक। और आज देखेंगे आप लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर इतना ज़्यादा डिबेट चलती है, इतनी बहस चलती है, हर देश कमिट करता है कि हम इतना तक अपना जो कार्बन उत्सर्जन है ज़ीरो कर देंगे। सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये बेसिक आपका क्लियर कर देगा। सो आपको बने रहना इस पर। और होपफुली अगर आप ये पूरा अच्छे से इसको पेशेंस के साथ अगर सुनते हैं, ये एनसीईआरटी है, प्योरली एनसीईआरटी है। मैं कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा अभी आपको बता दूंगा जो न्यूज़ वगैरह या करंट अफेयर में आती है। ये टॉपिक आपको इसलिए भी पढ़ना है ताकि आपकी केमिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग बढ़े। क्योंकि आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के जो कंपाउंड है, आप CH4 पढ़ते हो तो ये पढ़ के आपको क्या पता चला? सो इसके बारे में अगर आप ये पढ़ने के बाद अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये कंपाउंड का इम्पोर्टेंस क्या है, ये कितना लाभदायक इंसान के लिए, कितना हानिकारक है, कंपाउंड का मूल्यांकन कर पाएंगे आप। ओके। सो हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए पास भी भेजिए जैसे जो आगामी परीक्षाओं में के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे रेलवे ग्रुप डी वगैरह का एग्ज़ाम आने वाला है और भी जो एग्ज़ाम्स आगे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे इसको पढ़ेंगे आप पाएंगे कि जो भी एग्ज़ाम होंगे उनसे आपके 2 या 3 नंबर जो है आपके इसमें से क्लियर हो जाएंगे। तो 2-3 नंबर अपने आप में बहुत कुछ होता है, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक भी जाता है, हो भी जाता है। तो सो आपको इस टॉपिक को बस मुश्किल से जो भी इसमें 15-16 पेज हैं उसको अच्छे से हम लोग हर पॉइंट के बारे में
डिस्कस करेंगे। सब पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो जहाँ से क्वेश्चन हिट करता है वहाँ से हम लोग उसको अच्छे से देखेंगे। ओके, सो हम लोग अब चालू करने जा रहे हैं टॉपिक को। देखिए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्या अभिप्राय है, यानी कि ऐसी केमिस्ट्री जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करती है, इन्वायरमेंट पे अच्छा या बुरा प्रभाव डालती है, उन सभी केमिस्ट्री का जो अध्ययन है हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी इसमें जो पहला जो इसमें बताया गया है कि पिछली जो कक्षाएं थी उसमें आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें जाना है, क्या क्या नहीं जाना है। तो जैसे सामाजिक होता है, जैविक, आर्थिक, भौतिक, रासायनिक अंतर संबंध होते हैं। जब भी कोई भी समाज होता है, परिवेश होता है, तो उसमें इस प्रकार के संबंध होते हैं। हम लोग पर्यावरणीय रसायन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, और इसमें परिवहन है, अभिक्रिया है, प्रभाव है, और पर्यावरणीय रासायनिक स्पीशीज से संबंधित है। तो पर्यावरणीय रसायन को हम लोग अच्छे से इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे। सो देखते हैं आगे। देखिए, जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण जो टर्म है वो क्या है, तो इसमें पढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण हमारे परिवेश में अवांछनीय परिवर्तन। अवांछनीय परिवर्तन का मतलब होता है ऐसा परिवर्तन जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़े, ठीक है ना। देखिए, सबका एक फिक्स अनुपात है वायुमंडल में, और उस अनुपात से अगर वो गैस जो है या कोई भी कंपाउंड उस अनुपात से ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो कुछ नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। तो जिस संतुलन की स्थिति में प्रकृति है, उसी संतुलन की स्थिति में हमको बना के रखना है। लेकिन हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए इतना मतलब नुकसान प्रकृति का कर रहे हैं कि पूछिए मत। ओके, तो यहीं पर हमारी सुख सुविधाओं के कारण ये प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और यही परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन क्या होते हैं, मनुष्यों पर, जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर बहुत हानिकारक प्रभाव डालते हैं। और वह पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करता है प्रदूषक कहलाता है, ठीक है ना। जो भी पदार्थ प्रदूषण उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं, प्रदूषक। अब कोई भी पदार्थ देखिए, किसी को प्रदूषक कहना या नहीं कहना, इसका भी एक सापेक्षता का सिद्धांत है। क्योंकि देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए जीवनदायिनी है, वो नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा मात्रा में रहना जीवों के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में रहा तो वो क्या करता है कि जो वायुमंडल की ऊष्मा है उसको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करेगा तो वायुमंडल के, जैसे वायुमंडल की ऊष्मा को वो अगर वो अवशोषित कर लेता है तो वो क्या करेगा, ताप अपने पास रख लेगा। और जैसे ही ताप अपने पास रखेगा तो ये वायुमंडल को गर्म करने लगेगा। वायुमंडल को गर्म करेगा तो जो पहाड़ों पर बर्फ़ जमी है वो पिघलने लगेंगे, पिघल के नीचे आएगा तो नदियों में पानी का जलस्तर जो है बढ़ने लगेगा, तो बाढ़ आ जाएगी किनारों पर। और ये बाढ़ का पानी समुद्रों में जाएगा तो समुद्र किनारे जो भी देश वगैरह हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे आप लोग कि एक गैस है और गैस का लिंक कितना तरीके से है। तो आपको ये समझना है कि जब प्रदूषण होता है तो उसका कोई एक पर्टिकुलर जो क्षेत्र होता है उस पर असर नहीं पड़ता है, बल्कि ये पूरा लिंक होता है। हर जगह इसका लिंक करके देखा जाएगा हम लोग। ओके, तो यहाँ पे और देखते हैं हम लोग। देखिए आप लोग, देखिए नेक्स्ट। देखिए, प्रदूषक जो होते हैं ठोस हो सकते हैं, द्रव और गैस पदार्थ हो सकता है। प्रदूषक कोई भी पदार्थ हो सकता है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। देखो, जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न होता है, यानी ठोस, द्रव, गैस होते हैं, इसमें प्राकृतिक कुछ घटनाएं होती हैं उसके कारण उत्पन्न होता है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि औसत मनुष्य को भोजन की तुलना में 12 से 15 गुना अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अगर वो 1 केजी मान लीजिए पर डे खाता है तो उसको 10 या 12 केजी जो है, या 10 या 12 लीटर जो है उसको गैस चाहिए, यानी वायु की आवश्यकता है। तो हमको क्या ज़्यादा चाहिए, हमको वायु अच्छी होनी चाहिए। भोजन कम ही रहे लेकिन वायु की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, उसमें प्रदूषक कम होने चाहिए। सो ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भोजन की तुलना में वायु का इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब भोजन में प्रदूषक की अति अल्प मात्रा वायु में उपस्थित समान मात्रा की तुलना में महत्वपूर्ण है। ओके, तो यानी कि वायु प्रदूषण आपको ज़्यादा प्रभावित करेगा, बशर्ते कि
जो भोजन में कोई प्रॉब्लम या भोजन में कोई प्रदूषक है, क्योंकि भोजन आप समझिए कि कहने का मतलब ये है कि आप 1 लीटर अगर खाना खाते हैं तो आपको 12 से 15 लीटर आपको वायु चाहिए। तो अगर उसी प्रकार का प्रदूषक मान लीजिए इसमें 10 डेसीमीटर क्यूब कोई प्रदूषक है, तो अगर 1 लीटर में इसमें भी 10 डेसीमीटर क्यूब कोई प्रदूषक है तो 12 में कितना हो जाएगा, 12 डेसीमीटर क्यूब। अब ये पर डे 12 डेसीमीटर क्यूब आपसे आपको हवा से प्रदूषक आपके फेफड़े में जाएगा, और खाने से आपको मान लीजिए एक जो भी है, 1 या 10 वो जाएगा, तो क्या होगा, किससे ज़्यादा प्रदूषक आपके शरीर में इंटर करेंगे, ऑब्वियसली वो हवा से ही करेंगे। तो हवा का शुद्ध होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर नेक्स्ट हम लोग देखें, देखिए एक थोड़ा सा वेट करिए, मैं साफ़ कर लूँ इसको। देखिए, तो ठीक है, ये प्रदूषक को निम्नीकृत किया जा सकता है, जैसे सब्जियों का त्याज्य भाग, ठीक है ना। त्याज्य भाग का मतलब होता है कि सब्जी आप जब मार्केट से ख़रीदते हैं तो उसका हर पार्ट नहीं खा जाते हैं, कुछ पार्ट जो होता है उसको फेंक देते हैं। जैसे अगर आप लोग देखेंगे, प्याज का आउटर जो छिलका होता है, जो सूखा होता है, उसको फेंक देते हैं। लहसुन का छिलका होता है, जो सूखा पार्ट होता है, उसको फेंक देते हैं आप। और कोई जैसे आलू का होता है तो उसका छिलका फेंक देते हैं। सो ये भी एक तरह से प्रदूषक ही है, ठीक है। देखिए, ये क्या हो जाते हैं, सब्जियों के जो त्याज्य भाग हैं वो प्राकृतिक विधियों द्वारा निम्नीकृत या अपघटित हो जाते हैं। अब इसको समझना है, आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसे आप कोई सब्ज़ी खरीद के लाए, उसका छिलका वगैरह है, तो आप उसको अगर कहीं पे फेंक देते हैं, तो फेंकने के बाद उसमें देखिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह लग जाएंगे, फफूंद वगैरह लग जाएंगे, कि उसको एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद जो महत्वपूर्ण गैसें रहेंगी वो वायुमंडल में आराम से चली जाएंगी। और और भी जो इसमें पोषक तत्व रहेंगे वो पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे, जिससे पेड़ पौधों की वृद्धि अच्छी होने लगती है। सो ये जैविक खाद का काम करते हैं। जो भी छिलके वगैरह रहते हैं, गाय के गोबर वगैरह या गाय भैंस के गोबर जो होते हैं, ये एक जैविक खाद की तरह, पौधों के सड़े गले भाग जो होते हैं जैविक खाद की तरह कार्य करते हैं। ये क्या होते हैं, कुछ समय बाद जीवों के द्वारा, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा अपघटित हो जाते हैं। लेकिन अगर वही मैं बात करूं, पॉलीथीन है आपके पास, प्लास्टिक, वो पॉलीथीन अगर आप लेके गए कहीं पे रख देंगे तो उसका अपघटन बहुत लेट होगा। उसको अपघटित होने में 1 से 2 हज़ार साल लग सकते हैं, तब भी जाके उसका अपघटन प्योरली नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पर बहुत जो प्लास्टिक वगैरह होते हैं, जब बहुत ज़्यादा नीचे दब जाते हैं तो उनको कभी कभी खोद के निकाला जाता है, तो वो हूबहू वैसे ही निकलते हैं। आप लोग देखे होंगे नमकीन वगैरह के या बिस्किट वगैरह के जो पैकेट होते हैं, वो नीचे ऐसे ही ज़मीन के अंदर रहते हैं। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कितना डेंजरस ये सब पूरी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगला इसमें पॉइंट ये बोल रहा है कि कई दशकों तक पर्यावरण में ये, इसके विपरीत देखिए, जो धीरे धीरे निम्नीकृत होते हैं, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे निम्नीकृत का आपका यही मतलब निकलना चाहिए कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, वो बहुत तेज़ी से नहीं होते हैं, बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। अब जब छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे टूटेंगे तो क्या रहेंगे, वो बहुत ज़मीन पर बहुत ज़्यादा दिन तक रहेंगे। अब ज़मीन पर ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो वो क्या क्या नुकसान करते हैं, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। देखिए, जैसे कई दशकों तक, ठीक है ना, पर्यावरण में अपरिवर्तित रूप से बने रहते हैं। जैसे पॉलीथीन होता है, वो ऐसे पड़ा रहेगा, जहाँ भी रहेगा वो ऐसे पड़ा रहेगा। उसको कोई ऐसी बैक्टीरिया नहीं कि उसको पॉलीथीन को क्या करे, छोटे छोटे टुकड़ों में ख़त्म कर दे। यानी जिसको आप लोग सड़ना गलना बोलते हो, तो वो जो छिलका वगैरह होता है वो आसानी से हो जाता है। लेकिन जो पॉलीथीन वगैरह है, और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोग नहीं सुने हैं, लेकिन यहाँ पे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे और देखिए, जैसे कि उदाहरण के रूप में कुछ और देखेंगे जो जल्दी से अपघटित नहीं होता है, जल्दी से निम्नीकृत नहीं होता है। उसमें एक नाम है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। क्या नाम है, डाईक्लोरो डाईफिनाइल, तो डाई डी, डाईफिनाइल डी, और ट्राई टी,
तो इसका शार्ट में नाम है DDT, इम्पॉर्टेंट नाम है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, PCS का पेपर हुआ है, आप लोग उस PCS के पेपर में ये वर्ड देख लीजिएगा, DDT के बारे में पूछा गया था कि DDT किस प्रकार का प्रदूषक है। ये आप अगर देखते होंगे पेपर वगैरह, तो आप PCS के पेपर अभी रिसेंट हुआ है तो DDT में के बारे में पूछा गया, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे इसके बारे में अच्छे से पढ़ा जाएगा, तो वहाँ पे मैं बेटर तरीके से समझाऊंगा। तो बस ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस आपको समझना कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अगला, जैसे प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं हैं, ये भी इनको छोटे छोटे टुकड़ों में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद भारी धातुएं होती हैं। अब भारी धातुएं का ये मतलब नहीं है कि जिनको उठाने में बहुत ज़्यादा मतलब वजन होता है, ऐसी भारी धातुएं नहीं कहते हैं। यानी भारी धातुओं का मतलब ये होता है कि जिनके नाभिक बेसिकली भारी होते हैं, यानी उनमें उनका परमाणु भार या परमाणु जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा होता है, कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, उनको भारी धातुएं कहते हैं। अनेक रसायन होते हैं जैसे नाभिकीय अवशिष्ट होते हैं, इनको बेसिकली इनका मैनेजमेंट करना बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर आप लोग सुने होंगे कि नाभिकीय भट्ठी में जो क्या होता है, नाभिकीय विखंडन करा के ऊर्जा प्राप्त की जाती है यूरेनियम से, तो उनसे जो कचरा मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी खेत में फेंक देंगे, किसी बहते पानी में फेंक देंगे, उनको अपशिष्ट को एक बक्से में पैक किया जाता है। वो बक्सा कहाँ पे फेंकना है ये भी अभी प्रॉब्लम है, तो इसी को कहते हैं हम लोग नाभिकीय अपशिष्ट। और आदि यदि एक बार पर्यावरण में निर्गमित हो जाएं, यानी इनको एक बार पर्यावरण में छोड़ दोगे, खुले जगह पे छोड़ दोगे, किसको, DDT को, प्लास्टिक निर्मित अनेक वस्तुओं को और भारी धातुओं को, और अनेक रसायन होते हैं और नाभिकीय अपशिष्ट हैं, तो एक बार कहीं पर्यावरण में खुले छोड़ दोगे ऐसे, तो इनको पृथक करना भी बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, पॉलीथीन को तो मान लीजिए बीन के अलग कर लेंगे, बाकी ये जो जितने भी DDT वगैरह है मिट्टी में मिल जाएगा तो क्या करेंगे, उसको अलग कर लेंगे बीन के, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब वो क्या होगा, DDT वगैरह वो पेड़ पौधों में पहुँचेगा, पेड़ पौधों में पहुँच के उसको जो जीव खाएगा उसमें पहुँच जाएगा। अब उस जीव को जो भी जीव खाएगा उसमें पहुँच जाएगा, फिर क्या होगा, वो जीव मरेगा तो वो उसके बाद साथ फिर ज़मीन में रह जाएगा, फिर उस पर पेड़ पौधे उत्पन्न होंगे, फिर वो पेड़ पौधे में जाएगा, ये एक चक्र बन जाएगा। तो क्या ये DDT ख़त्म हो सकता है कभी? नहीं, ये एक साइकिल का पार्ट बन जाएगा, और इस साइकिल के पार्ट में एक प्रदूषक घुस गया है तो समझिए उस समूह के जितने भी जीव रहेंगे एक्चुअल में उनके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। इसमें देखेंगे इन्हें पृथक करना बहुत कठिन होगा। ये प्रदूषक प्राकृतिक विधियों द्वारा निम्नलिखित नहीं होते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक विधियों द्वारा, प्राकृतिक विधि क्या है, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह या जितने भी फंगस वगैरह लग के इसको डिसोसिएट नहीं कर सकते, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट नहीं सकते, तो ये प्राकृतिक विधियों द्वारा नहीं होंगे, और ये जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण में प्रदूषक विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, ये कहाँ कहाँ से उत्पन्न होते हैं वो सब हम लोग देखेंगे। तथा वायु या जल मनुष्य द्वारा अथवा मृदा में गाड़ने पर अभिगमित होते हैं। तो इनको कैसे कैसे जैसे उत्पन्न होंगे अलग अलग स्रोतों से, जैसे कैसे ये बता रहा हूँ आपको। DDT है, एक रसायन है, ये प्लास्टिक वगैरह ये विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होंगे। आप घर से ही पॉलीथीन वगैरह फेंक देते हैं ऐसे खुले में, वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। भारी धातुएं भी होती हैं जो इंडस्ट्री वगैरह होती हैं वहाँ पर यूज़ की जाती हैं, तो उनसे छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं वो बेसिकली आयनों के रूप में वो बह के चले जाते हैं और कहीं पे जमा हो जाते हैं, तो वो भी ऐसे मतलब दिक्कत क्रिएट करते हैं। और अनेक रसायन है, जैसे आपने खेतों में गैमेक्सिन वगैरह या अनेक जो हानिकारक एक तरह से उर्वरक हैं उनको छीड़ दिया है, बारिश हो गई, बारिश के पानी के साथ वो बह गया कहीं पे और जगह पे वो चला गया, तो जो जीव वहाँ पे घास वगैरह चल रहा है तो उसको क्या होगा, बहुत उसके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव होगा। ओके, तो ये इस प्रकार से ये सब चीज़ें उत्पन्न होती है। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर जो ये पेज 1 है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हम लोगों ने अच्छे से देखा है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं देखिए नेक्स्ट पार्ट में प्रदूषक के बारे में देखेंगे कि कितने प्रकार के प्रदूषक होते हैं और क्या क्या होते हैं, वो सब हम लोग अच्छे से देखेंगे।